एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सदारती इंतखाबात में जीत हासिल कर ली है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुर्मू से मिलकर उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बनेंगी, जबकि वो मुल्क की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया होंगी। आज सुबह से जारी वोटों की गिनती में मुर्मू ने अपने हरीफ उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में हरा दिया। मुर्मू को लाजमी इलेक्टोरल वोट का 50% वोट तीसरे राउंड में ही मिल गया। तीसरे राउंड की गिनती में मुर्मू 5,77,000 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 2,61,000 वोट मिले। इस तारीखी जीत के लिए चार जानिब से द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश की जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सीबीएसई के निसाब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल तारीख को हटाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने जरिया सूबे के स्कूल और कॉलेजों के निसाब में मुगल तारीख के बाब को लेकर गौर करने की तजवीज पर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि सेकुलर जमहूरी मुल्क के स्कूलों और कॉलेजेस के निसाब में एक नजरिए की तालीम का दिया जाना और बाकी मजाहिब की तारीख को हटाया जाना मुल्क के जमहूरी निजाम के खिलाफ है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने सीबीएसई के फैसले पर जहां असर-ए-नौ गौर करने का हुकूमत से मुतालबा किया, वहीं राणा सांगा के साथ अकबर और शिवाजी के साथ औरंगजेब की तारीख को पढ़ाने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा का कहना है कि इस जमाने में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि राजाओं के इक़्तिदार को लेकर थी। यही वजह है कि अकबर के सिपहसालार हिंदू और शिवाजी के सिपहसालार मुसलमान थे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। सीबीएसई के सिलेबस से मुगल हिस्ट्री को हटाने के साथ साथ मध्य प्रदेश के निसाब से भी हटाने का मामले ने तूल पकड़ लिया। अब इस पर सियासत की जा रही है। मध्य प्रदेश वज़ीर दाखिला ने सीबीएसई के फैसले का खैर मकदम किया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, अब हिस्ट्री से एक ख़ास रंग को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख़ तो तारीख़ होती है। तारीख़ को फ़िरका वाराना चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अगर मुगलिया सल्तनत को पढ़ाएं तो क्या महाराणा प्रताप के बगैर अकबर आज़म की बातें नहीं हो सकती हैं? तो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है सारी बातों को। शिवाजी महाराज को पढ़ाना है तो औरंगजेब को भी पढ़ाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम जो है तारीख़ को तारीख़ के नज़र से देखें, फ़िरका परस्ती के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर ऐसा देखा जाएगा तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हमारे नौजवानों को मुल्क की मुकम्मल तारीख़ पढ़ना चाहिए और तारीख़ जो होती है अगली नस्लों के लिए इबरत के लिए, उनको सबक के लिए होती है। तो क्या इस तरह का माहौल बनाने से क्या फ़ायदा होगा? फ़िरका परस्ती का रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जिस तरह तारीख़ पढ़ाई जाती रही पढ़ाई जाना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत इसमें कहना है कि उसमें हार जीत की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि फाइटिंग स्पिरिट जो है, जज्बे को पढ़ाया जाएगा। नहीं, देखिए, यही तो तारीख़ बदलने वाली बात आ रही है। अगर किसी तारीख़ में देखिए हिंदू मुस्लिम चश्मे से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। अकबर आज़म की अगर लड़ाई हुई है वो महाराणा प्रताप से हुई है तो महाराणा प्रताप की फ़ौज में मुसलमान थे। इसी तरह अकबर आज़म के सिपहसालार हिंदू थे, राजा मानसिंह थे। तो ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से लड़ाई नहीं देखी जा सकती। ये तो दो राजाओं की लड़ाई थी, कौन जीता कौन हारा। अगर शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज के चीफ तोपची जो है मुसलमान थे। इसी तरह औरंगजेब की फ़ौज के अंदर भी हिंदू भाई हुआ करते थे। तो लड़ाई को लड़ाई के नज़र से देखा जाना चाहिए, उसको फ़िरका परस्ती के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और न ये लड़ाइयाँ जो है हिंदू मुसलमानों की हुई हैं। अगर इसको ये बताने की कोशिश की जाएगी तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। लड़ाइयाँ जो हैं हुई हैं राजाओं के बीच में और उसमें कोई फ़िरका परस्ती की बू नहीं होती थी। हर राजा की फ़ौज में हर कौम के लोग हुआ करते थे। तो तारीख़ को ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। इधर नाज़रीन देखते हैं कि जमीयत उलमा का कहना है कि तारीख़ को मस्क नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि तारीख़ को तारीख़ की नज़र से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो नई नस्ल है वो उसको अंदाज़ा हो सके कि मुल्क की तारीख़ क्या रही है और उस मुल्क की तारीख़ के हवाले से जो एकजहती का फार्मूला है उसका नफाज होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। सीबीएसई के निसाब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल हुकूमत के बाब के हटाए जाने के मामले का मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खैर मकदम किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हमलावर कभी भी इस मुल्क के लिए आइडियल नहीं रहे और निसाब से हटाए जाने का फैसला काबिल तकलीद है।
नरोत्तम मिश्रा ने सीबीएसई की तर्ज पर मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज के निसाब में भी गौर किए जाने का इशारा दिया है। मुगल तारीख को लेकर एमपी वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श हो नहीं सकते और इसलिए अगर हटाए गए हैं आक्रांताओं के तो मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि इस तरह से आकांक्षा हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं, आगे विचार करेंगे। कांग्रेस में हार के बाद अब ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में निचली अदालत में जाने की हिदायत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मुस्लिम पक्ष से प्रश्न पूछा कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 पर जो बहस करने का डायरेक्शन पिछले तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्गत किया था, क्या उस आदेश के आलोक में सुनवाई हो रही है। सभी पक्षों ने एक मत से माननीय न्यायालय को इन्फॉर्म किया कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वाराणसी पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है। आज भी वाराणसी कोर्ट में उस मामले की सुनवाई जो राखी सिंह जो वहाँ की जो प्लेंटिफ नंबर 1 है उनके तरफ से हो रही है और हिंदू सेना का जो एप्लीकेशन है वो भी वहाँ लिपिबद्ध है। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख तक इस मामले को एडजर्न कर दिया है, यह कहते हुए कि जब तक माननीय जिला न्यायालय वाराणसी का फैसला नहीं आ जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 पर, तब तक के लिए यहाँ मैटर को एडजर्न किया गया है और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो फिलहाल याचिका भी निचली अदालत में लंबित है, पहले उस पर फैसला आने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में कार्बन डेटिंग करवाया जाए, जो फिलहाल एक कथित शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अप्रोच करने के लिए कहा है। विष्णु शंकर जैन जी हैं, पारुल जी हैं जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं। विष्णु सर, कैसे इसको देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और एक आम आदमी की भाषा में इसको कैसे कंसीडर किया जाए? देखिए, जो हमने मांग की थी कार्बन डेटिंग की और शिवलिंगम जो वहाँ पे मिला है उसकी पूजा अर्चना की, वो सारी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, जहाँ पे ऑलरेडी 7/11 की एप्लीकेशन चल रही है। इस ऑब्जर्वेशन को लाइट में रखते हुए हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली और ये सारी मांगे यहाँ पे रुकी नहीं है, थमी नहीं है। ये सारी बातें हम ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करेंगे। साथ ही साथ जो व्यास परिवार की तरफ से याचिका डाली गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये सारी बातें ट्रायल कोर्ट के सामने कर सकते हैं, कह सकते हैं, और इसीलिए ये लंबी लीगल लड़ाई है जिसका हम सब पार्ट हैं, निष्काम भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे भी लड़ते रहेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया है जी कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति है उसमें एक्स पार्टी की बात कही गई, वो कितना फिलहाल यहाँ स्टैंड करता है? देखिए, स्टैंड तो नहीं करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार ऑलरेडी इस कमीशन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं जो टोटली इलीगल है और इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है उनकी पिटीशन पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात रखी कि ये सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट में कह सकते हैं। ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 इसकी आपको इजाज़त देता है, पर उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की कि एक बार इसको दोबारा उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए जो बात बताना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडजर्न कर दिया अक्टूबर के लिए और जब 7/11 का फैसला आ जाएगा उसके बाद उस मामले की जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन उसकी सुनवाई की जाएगी। पारुल जी, जो फिलहाल कार्बन डेटिंग की बात कही गई है, अब एक कहीं ना कहीं राहत दी गई है कि आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करें, तो आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाता पूजा का और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ही है, ये हमारे आराध्य है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये साइंटिफिक तौर से कार्बन डेटिंग और जीपीआर सर्वे के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हमारे शिवलिंग है ये कितने पुराने, इनका अर्घ कितना है, इनका क्या आकार प्रकार है, ताकि जो हमारे समाज का कुछ वर्ग जो इसे फुआरा बता रहा है या कुछ और उस पर बातें बता रहा है वो ना हो और हमें हमारा पूरा राइट मिल जाए। मुस्लिम पक्ष लगातार यहाँ भी विरोध कर रहा था आपका, आप पिटीशन फाइल करेंगी, वहाँ भी विरोध करेंगी, तो लड़ाई लंबी है? जी लंबी है और लंबी है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये कहीं सदियों पुरानी है। ये हमारे जो आराध्य जो वहाँ विराजमान है ये पता नहीं कब से कितना कुछ झेल रहे हैं, ये आज नहीं है, कितने हजारों साल पुरानों वहाँ पर जो है विराजमान है और ये तो सदियों पुरानी लड़ाई है। बट हाँ, हम जरूर चाहते हैं, ये होप तो हम कर ही सकते हैं कि हमें जल्दी इस पे अधिकार मिले। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम लोगों को ये कहा है कि निचली अदालत में अर्जी दाखिल करके अपनी मांग रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर मोइमा कस्बे की ईदगाह में वाक़ तालाब में डूबकर 2 नौजवानों की मौत हो गई। दोनों नौजवान शादी की तकरीब में शिरकत करने मोइमा आए हुए थे। तालाब में डूबने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक भदोही और फूलपुर इलाके से बताया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक मोइमा की ईदगाह में वाक़ बड़े तालाब में दोनों नौजवान नहाने के लिए आए थे। मकामी लोगों ने डूबते नौजवानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सानहे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। हैदराबाद में उर्दू एकेडमी के दफ्तर हज हाउस की 4थी मंजिल पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, वजीर बलाए अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वजीर उमूर मुक़न्नना विमला प्रशांत रेड्डी, MLC कविता और मुख्तलिफ कारपोरेशनों के चेयरमैन और मुत्तहदा अजला निजामाबाद कामारेड्डी के अराकीन असेंबली ने शिरकत की। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हैदराबाद की मस्जिद में कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदी में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सिड तंजीम के इश्तराक से जमीयत अहले हदीस के मरकज पर मुफ्त डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। हेल्पिंग हैंड के मुस्तबा हुसैन अस्करी ने बताया कि डायलिसिस सेंटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी और आलात से लैस है। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर मुस्तहक फर्द का मस्जिद की इमारत में फ्री डायलिसिस किया जाएगा। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन तंजीम और अहले हदीस के जिम्मेदारान मौजूद थे। उन्होंने इस तरह के सेंटर मजीद कायम करने का ऐलान किया। स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर मस्जिद मोहम्मदी जमात अहले हदीस मरकज़ जो लंगर हाउस में है, यहाँ आज हमने सेटअप किया है सीड USA के कोलाब्रेशन के साथ। इसमें 5 मशीन्स लगाए गए हैं और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी मशीन्स है जो आमतौर पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। ये क्लिनिक विल बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर शोएब अली खान जो लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, और एक टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस डायलिसिस टेक्नीशियंस, नर्सेज, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस भी होगी इधर। यहाँ हम 30 पेशेंट्स को इनिशियली लेने का इरादा किए हैं जिसको आरोग्यश्री का कवरेज नहीं है, जो मुस्तहक है, जो डायलिसिस करा के ख़र्चों में मुब्तला है, ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे। कम्युनिटी सर्विस हो रही है और हम जैसा बताएं कि बिला ज़ात मिल्लत के कोई भी आगे कर सकता है, तो एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाह रहे हैं हम। किसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है करने के लिए डायलिसिस। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कम्युनिटी को कि भाई एक मस्जिद से अच्छा काम हो रहा है। आज के माहौल जो बिगड़ा हुआ है उसमें एक पॉजिटिव वाइब जाता, तो ये भी एक बहुत अहम मकसद है कि यहाँ से अच्छा काम हो अल्लाह के घर से और लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। एक उनकी पार्टनरशिप में हमने ये डायलिसिस सेंटर लगाया है। इसकी जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, ऑपरेशन कास्ट हेल्पिंग एंड फैमिली इनकी फैमिली करेगी। दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर फॉर एनीबॉडी हु कैन वॉक इन, और इंशाल्लाह इस किस्म के सेंटर और हम लगाए जाएंगे। मस्जिद वाले जो हैं शुरू से हमको फैसिलिटी दिए हैं, जहाँ पे हमारे क्लिनिक शुरू हुए
ये मस्जिद का बेसमेंट था, इनके पास खाली पड़ा हुआ था, इसको हम अपग्रेड करके फैसिलिटी लगा दिए। एक डायलिसिस में मिनिमम जैसे 3,000 से 3,500 तक है। मेरे महीने में 10 डायलिसिस होते हैं। तो महीने में कितना खर्चा होता है? 10 डायलिसिस बोले तो 3,000, 30,000 के करीब तक हो जाता था, मेडिसिन वो ये लिए तक। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है। एक क्लास में 80 तलबा के लिए 600 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल हुई हैं। दाखिला इम्तिहान के बाद 80 तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। तलबा को मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म, किताबें, तामुक़याम की सहूलत है। कैमरीज के तलबा स्पोर्ट्स और इसके अलावा दीगर मुकाबलों में कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। कैमरीज में नए वोकेशनल कोर्सेज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी चलाया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल विजय कुमार ने बताया कि तलबा पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। सहूलतों के मामले में तलबा को घर की कमी महसूस नहीं होती। तलबा को कारपोरेट तर्ज पर सहूलियात फराहम की गई है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरबियत और तैनाती सेल ने यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के इश्तराक से एनू कैंपस गच्चीबावली हैदराबाद में जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए एक जॉब मेले का एहतमाम किया। प्रोफेसर एनुल हसन मानू प्रोफेसर सैयद एनुल हसन ने यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने फर्दन तमाम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जॉब मेले के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के HR नुमाइंदों के लिए 15 काउंटर्स लगाए गए थे। उम्मीदवारों को गच्चीबावली से कैंपस लाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें मानू के मौजूदा साबिका तलबा के अलावा बैरूनी उम्मीदवार भी शामिल थे। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022 और 23 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का ऐलान कर दिया गया है। दाखिले APPG सेट के जरिए होगा। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर B श्रीनिवासुलू ने बताया कि तलबा PG कोर्सेज उर्दू, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, MCOM, MSc कंप्यूटर साइंस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा APPG सेट की वेबसाइट पर दे सकते हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि दाखिला इम्तिहान 3 से 11 सितंबर तक होंगे। तलबा तंजीम SIO के कौमी सदर मोहम्मद सलमान अहमद ने बताया कि SIO आंध्र प्रदेश माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर 10 रोज़ा मुहिम चला रही है। उन्होंने विजयवाड़ा में प्रोग्राम की तफसील जारी की। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश अहम मसाइल में से एक माहौलियात है। SIO आने वाली नस्लों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नारे के तहत बड़े पैमाने पर मुहिम बेदारी प्रोग्राम चला रही है। उन्होंने बताया कि मुहिम कल से शुरू होगी और 31 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्होंने तरक्की के नाम पर माहौलियात को बिगाड़ने की मुखालफत की। मसाइल से जूझ रहा है, उनमें से एक बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी का है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का है। और इस मसले के सिलसिले में बेदारी की भी कमी है। जहां बेदारी है वहां भी लोगों के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं है। SIO ऑफ इंडिया इस किस्म के तमाम मसाइल पर हमेशा से काम करती आई है। इस वक्त भी आंध्र प्रदेश में हमने इस मुहिम का इनेकाद किया है, जिसके ज़रिए से हम चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के ताल्लुक से बेदारी भी पैदा हो। आंध्र प्रदेश में ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं माइनिंग को लेकर, मैंग्रोव्स के डिस्ट्रक्शन के हवाले से, फॉरेस्ट प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन की वजह से, और जिस तरीके से यहाँ के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इस सिलसिले में बेदारी भी लाई जाए। ये बेदारी तलबा और नौजवानों में भी हो, जनरल सोसाइटी में भी हो, और उससे आगे बढ़कर हुकूमत को भी इस बात पर मुतवज्जा किया जाए कि वो आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट का काम तो करे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर माहौलियात को बर्बाद नहीं करे, सोसाइटी को बर्बाद नहीं करे। इस उद्देश्य से ये मुहिम रखी गई है। मध्य प्रदेश के बल्दी इंतखाबात से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमली सियासी सफर का आगाज हो गया है। हालिया बल्दी इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, जिसमें गैर मुस्लिम खातून अरुणा उपाध्याय भी शामिल हैं। पहले मरहले में बुरहानपुर बल्दिया और जबलपुर से 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मरहले में खरगोन से 3 उम्मीदवार अरुणा, शकील खान और शबनम ने जीत दर्ज की है। अरुणा ने ओवैसी और अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। अरुणा ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उनका कहना है कि अवाम इस बार बदलाव चाहते हैं।
लड़ने का विचार क्या, अब पार्टी आई तो हमने टिकट लिया, ओवैसी साहब ने हमें दिया। ओवैसी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और यहाँ खरगोन से मुझे वार्ड नंबर 2 से लड़ने का चांस दिया, मौका दिया। खरगोन में भाजपा और कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है और आप पहली बार में विजयी हुए हैं, क्या कहेंगे? बस जनता कुछ नया चाहती थी, बदलाव चाहती थी जनता। हमने पूरे खरगोन में MIM ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से हमने 3 सीटों पे विजय प्राप्त करी है और जनता जो है बदलाव चाहती थी और ये बदलाव का स्टार्ट है, प्रारंभ है ये, और धीरे धीरे हम और प्रयास करेंगे। आगे आने वाले समय में विधानसभा में भी हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी जो है पूरी कट्टरता की राजनीति करती है और कांग्रेस जो है पूरी शोषण वाली राजनीति करती है और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है MIM जो संविधान की बात करती है, सबकी समानता की बात करती है और उसी को हमने साबित करने के लिए एक हिंदू महिला को टिकट दिया और उसको जिताया भी। वार्ड के अंदर हर वार्डवासी की हर समस्या को सुनकर, जानकर और जागरूकता के साथ काम करने का हफ्ते में 1 दिन रखेंगे हम। अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के साथ फीस के नाम पर की जाने वाली वसूली और मुख्तलिफ जुमरों में इजाफी फीस के नाम पर होने वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के नाम एक अर्जदाश पेश की, जिसमें कॉलेज इंतजामिया पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर मुतादिद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि तलबा के साथ हाजिरियों को पूरा करने के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो एक जुर्म है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन DM साहब को देने आए हैं, जिसमें हमारी समस्या है कि अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अवैध वसूली की जा रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें छात्रों के 1% के हिसाब से 100 रुपये मांगे जा रहे हैं 75% अटेंडेंस पूरी करने के, और उसके साथ साथ कोई फिक्स इनकी फीस नहीं है, जिससे भी जितने में भी डील हो जाता है उतने में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में। मौक़ों पर उनसे शोषण किया जा रहा है या उनसे बदतमीजी भी होती है अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे और इसमें एक मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी और एक अकाउंट अफसर लेवल के अधिकारियों को कमेटी बनवा करके इसमें हम लोग जांच करा लेंगे जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। जी हाँ, अवैध उगाही की भी शिकायत लिखा पढ़ी में भी इन्होंने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, तो इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।